देखो बेटा, आप सिलेबस पहले देखेंगे यूनिट सेकंड का कि हमने कितना कितना यहाँ पे जाके कंप्लीट किया, आप इसको देखिएगा यहाँ पे बेटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक्स एंड क्लासिफिकेशन मेटल क्लस्टर ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी तरीके से प्रेरिक्विजिट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड ये हो गया। उसके बाद ट्राई न्यूक्लियर कंपाउंड्स जो भी आपको M3 वाले हैं उसमें ये आएगा। टेट्रा न्यूक्लियर क्लस्टर से भी कंप्लीट हुआ। पॉली न्यूक्लियर जिसमें मोर देन 4 है, जिसमें 5 है 7 है, वो पॉली न्यूक्लियर में आएंगे। लोअर हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स में भी हो गया। ऑक्साइड्स ऑल्दो इसमें रह गया, बट ऑक्साइड्स में अभी मुझे मिल नहीं रहा है, इसमें देखेंगे। ऑक्साइड्स को छोड़ दो, हैलाइड्स आ गया। मेटल ऑनली क्लस्टर्स हो गया जेंटल आयन, इसमें आपको मेजर एग्जांपल है जेंटल आयन। बॉन्डिंग इन मेटल क्लस्टर हो गया, मतलब जिसमें आप निकालते हो मेटल मेटल बॉन्ड, जैसे आप निकालते हो क्लोजो स्ट्रक्चर, अरकनो निडो कैसे निकालते हो, वो ये चीज है। फिर मेटल कार्बन मेटल कार्बोनिल हैलाइड क्लस्टर, वो आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। यहाँ पे जाके आपको मेटल यहाँ पे हैलाइड दिखाया, क्लस्टर हैलाइड दिखाया, वहीं पे कुछ एग्जांपल दिखाया, वो हो गए ये वाले। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कंपाउंड विद मेटल मेटल मल्टीपल बॉन्ड, जहाँ पे मेटल मेटल मल्टीपल बॉन्ड है उसका स्ट्रक्चर तो वो बॉन्डिंग भी, तो Re2Cl8 इज द एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद आइसोलोबल एनालॉगी, ये कल हो गया। तो आइसोलोबल एनालॉगी में आपको एक और पॉइंट बता सकता हूँ बेटा, वही चीज डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे जस्ट आपको सिंपल क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन देनी है मेटलोसिन के बारे में, बस ये बताना था। तो इस तरीके से सिलेबस कवर हो गया, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा कि अगर आपके पास जो बोरेन है ना, बोरेन, अगर आप बोरेन को देखेंगे बेटा, यहाँ पे जो बोरेन है, यहाँ पे अगर आपके पास एग्जांपल होगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें ये चीज होगा कि फॉर एग्जांपल आप ये लिख के रखना, आइसोलोबल में है ये, आइसोलोबल एनालॉजी, आइसोलोबल एनालॉजी। ठीक है, आप देखिएगा बेटा, इसमें क्या है कि अगर आप OS8 CO23 R ORR OS8 CO24 2 प्लस, ये जो होगा ये होगा एनालॉगी विद B8HA2 नेगेटिव, BHA2 प्लस, सॉरी। आप बोलेंगे सर ये कैसे होगा? देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पे हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट जब देखेंगे तो ये बराबर आएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो और स्ट्रक्चर निकालो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये आपस में आइसोलोबल एनालॉजी है। अब देखिए बेटा, जब इसका आप टैक निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जब आप इसका निकाल रहे हो तो ये कितना होगा, 8 × 8 प्लस 23 × 2। ठीक है, और इसका कोई चार्ज नहीं है। जब इसका आप निकालेंगे तो ये आपको बनेगा टोटल 110। ठीक है, तो 110 आपका आया, तो फिर आप पैक निकालेंगे। पैक तो आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं, 110 माइनस 8 × n × 12, वो बनेगा 110 माइनस 96, वो होगा 14। ठीक है बेटा, तो पैक बाई 2 कितना आएगा, पैक बाई 2 होगा 14/2, वो है 7, सॉरी वो हो जाएगा यहाँ पे आपको 7। ठीक है, आप 7 को देखो आप कैसे लिख सकते हो। आपका n कितना है, सबसे पहले आप n को देखेंगे। देखो यहाँ पे मसला है, आप बोलेंगे सर n+1, हम लिखेंगे 6+1, नहीं, पहले आपको n देखना है। n कितना है आपको, n इज 8, n इज इक्वल टू 8, क्योंकि n यहाँ पे 8 है। अब आपको 7 किस तरीके से आएगा, आप क्या करेंगे, आपको n को जो माइनस करेंगे आप 1, n-1 करेंगे आप। जब आप 8 को -1 करेंगे तो तब जाके 7 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे n-1 का मैंने आपको पहले एक लेक्चर में बताया था, सुपर हाइपर क्लोजो बोलते इसको। क्या बोलते इसको, सुपर हाइपर क्लोजो, सुपर हाइपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, सुपर हाइपर क्लोजो इसका स्ट्रक्चर होगा, सुपर हाइपर क्लोजो। अगर आप इसका देखेंगे सेम ये भी होगा वैसे ही, टैक निकालो, पैक बाई 2 निकालो, बट यहाँ पे जो 2 प्लस है ये माइनस होगा, क्योंकि यहाँ से बढ़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 24 है, 24 CO है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन हम माइनस करेंगे 2 प्लस की वजह से। इसका मतलब दोनों सेम है। तो अब B8H8 की बारी है। B8H8 को आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिकल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो नंबर ऑफ सिकल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिकल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सिकल इलेक्ट्रॉन पेयर्स,
अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे आप, इसमें टोटल है 8, 8 इंटू 2 हो गया कितना, 8 इंटू 2 माइनस 2/2। डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे भी करना चाहोगे किसी को डायरेक्ट, अगर कोई डायरेक्ट करेगा वो कर सकता है, अगर आप उस तरीके से भी करना चाहोगे तो कर सकते हो, क्योंकि हर एक में यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। BN में 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसके लिए होते हैं, यहाँ पे यूज हो रहे हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए वो चीज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। 4n वाला फार्मूला वो भी कर सकते हो, बट यहाँ पे इस फार्मूले से ज्यादा इजी होगा। एक फार्मूला मैंने आपको ये भी बताई थी, तो डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा आपका कितना, ये भी आपको 14/2 बनेगा, ये भी 7 बनेगा। तो यहाँ पे जाके जो आपके पास होगा ये होगा 8 - 1, ये भी आपको क्या आया, सुपर क्लोजो, मुझे सुपर हाइपर क्लोजो, सॉरी सुपर हाइपर क्लोजो। तो ये यहाँ पे जाके आइसोलोबल एनालॉगी है, कौन कौन सा यहाँ पे आप इसको देखेंगे, आप इसको करेंगे तो OS8 CO23 इज आइसोलोबल एनालॉगी विद B8H8, ये मेरे कहने का मतलब है 2+। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल कर सकते हो, अगर आप चाहोगे तो आप कर सकते हो आइसोलोबल एनालॉगी में। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमने ये निकाला, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जब आप देख रहे हो उसमें भी 7 थे, इसमें भी 7 है। तो आप ये भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल OS6 CO18 B6H6 के साथ आप देखेंगे इन दो में, इन दो को देखेंगे आप। इसी तरीके से बेटा आप OS6 CO18 2 नेगेटिव, इसको आप देख सकते हो इसके साथ B6H6 2 नेगेटिव। तो बहुत सारी एग्जांपल है, आप इसमें कर सकते हो आइसोलोबल एनालॉगी में। ये होगा बेटा, ये कंप्लीट होगा। ठीक है, ये कवर अप हो गया वैसे कल ही, और थोड़ा सा मैंने सोचा कि इसमें बता दूं आपको रिगार्डिंग दिस। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज कर सकते हो, और पहले आप उस क्लास में जाके ज्वाइन करेंगे। PEC/2 नेगेटिव आएगा 4+, ऑब्वियसली बात है। MO6Cl8 ये कौन सी एग्जाम्पल है, ये मुझे आप बता देना, ये कहाँ से आपने देखी है एग्जाम्पल, एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं है। MO6Cl8 4+ आप देख रहे हो, 4+ नहीं होगा, 4 नेगेटिव होगा, 4+ नहीं होगा, 4 नेगेटिव होगा बेटा। अगर आप MO6Cl8 कर रहे हो 4+, तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा PEC/2। आपको इसमें MO6Cl8 4 नेगेटिव मैंने लिखा है, उसको चेक कीजिएगा। तो जो टॉपिक है दैट इज द मेटलोसीन। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको वो है मेटलोसीन। डिस्क्रिप्शन इसकी देनी है मेटलोसीन की, मेटलोसीन क्या होता है। ठीक है, मेटलोसीन, यहाँ पे मेटलोसीन के बारे में आपको बताऊंगा कुछ चीजें, तो आप देखिएगा। मेटलोसीन, मेटलोसीन आर सैंडविच कंपाउंड, सैंडविच कंपाउंड। ठीक है बेटा, सैंडविच कंपाउंड। क्या होता है दिस मेटलोसीन? मेटलोसीन होता है द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, organometallic compound, the organometallic compound in which a metal lie, in which a metal lie, in which a metal lie between two planar, between two planar polyhepto rings, polyhepto rings are known as sandwich compounds or मेटलोसिन। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटलोसिन। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा इन विच द मेटल लाई बिटवीन द टू प्लेनर पॉलीहेप्टो रिंग्स, उसको बोलते हैं मेटलोसिन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, बहुत फेमस है सैंडविच कंपाउंड दिस वन, फेरोसिन। इसकी जो बॉन्डिंग है अभी आपको इस थर्ड सेम में पूरा एक बड़ा टॉपिक है ये बॉन्डिंग। मैं उस टाइम बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड यहाँ पे डोनेट कर रहा है। ठीक है, पाई बॉन्ड यहाँ पे डोनेशन होता है इसका। तो ये चीज मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, बट यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे क्योंकि eta5 मोड में है तो ये सैंडविच कंपाउंड है। ऊपर भी एक eta5 मोड में है रिंग, नीचे भी eta5 मोड में रिंग है, बीच में मेटल है, इसको बोलते हैं यहाँ पे जाके कौन सा, मेटलोसिन या सैंडविच कंपाउंड।
इसी तरीके से सिर्फ फेरोसिन नहीं है मेटलोसिन, बल्कि बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमियम, यहाँ से बेंजीन रिंग है ऊपर 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पे ये वाली ये भी है यहाँ पे क्रोमोसिन। सबको फिर बोलते हैं जनरली इसको मेटलोसिन। इसी तरीके से अगर आप कोबाल्ट को देखेंगे तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग और यहाँ पे 4 मेंबर रिंग। ठीक है, डिफरेंट तरीके के हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। सॉरी 5 मेंबर है ऊपर, 1 2 ये कितने बनाए 5 मेंबर रिंग। ठीक है, इसी तरीके से यूरनोसिन भी है, हेप्टोटेट्राइन है। हेप्टोटेट्राइन बनाता है यूरनोसिन, बहुत फेमस कंपाउंड है, इसको आपको पता होना चाहिए। 8 है यहाँ पे, ऑक्टाटेट्राइन वाला है ये। ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको भेजूंगा फिर। ये इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे साइक्लिक पॉलीन्स आर नोन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इन विच दे आर बाउंड टू अ मेटल एटम थ्रू सम मेटल। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेटल है इट इज इन बिटवीन दीज टू साइक्लिक रिंग्स। ठीक है, इनको बोलते हैं क्या, मेटलोसिनस। अब इसमें बहुत सारे हैं, इसमें बेंट मेटलोसिनस भी हैं या ट्रिपल डेकर भी हैं, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में बताएंगे। अभी आपको जनरलाइज करके एक एग्जांपल बताएंगे, मैं फेरोसिन को एग्जांपल लेके कुछ बातें स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप फेरोसिन देखेंगे, फेरोसिन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। तो फेरोसिन 2 फॉर्म में होता है, एक होता है इक्लिप्सिड। अगर आप फेरोसिन को देखेंगे, एक रिंग को ऐसे बना रहा हूँ, एक रिंग को Fe, एक दूसरे रिंग को भी ऐसे ही बना रहा हूँ। ध्यान देना बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली रिंग है ये जस्ट इसके ऊपर है, मतलब ये वाला कार्बन इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन एक इस कार्बन के ऊपर, ये कार्बन इस कार्बन के ऊपर, जस्ट अगर आप देखेंगे इसको 3D में, तो ये वाला हो गया इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन। क्या है ये, इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन। एक तो ये कन्फॉर्मेशन है, इसका जो यहाँ पे पॉइंट ग्रुप है दैट इज D5H। आपको भी पता चलेगा जब आप नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे। तो और एक यहाँ पे स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन भी है, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। ध्यान देना बेटा, ये फिर Fe। देखो बेटा, अब मैं ऊपर बना रहा हूँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस वक्त क्या होगा, ये वाली जो कन्फॉर्मेशन है, दिस कन्फॉर्मेशन इज नोन एज स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये 2 कन्फॉर्मेशन में यहाँ पे जाके एग्जिस्ट करता है। इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो है D5D। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे फेरोसिन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको मैं देना चाहता हूँ। अगर आप फेरोसिन को देखेंगे, फेरोसिन में H1NMR जब आप इसका देखेंगे, क्योंकि टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं इसमें, इस थीटा 5 में यहाँ पे इसके पास कितने हैं, 5 प्रोटॉन्स हैं। H1 यहाँ पे भी इसी तरीके से, Fe यहाँ पे है, फिर यहाँ पे भी इसी तरीके से। ठीक है बेटा, तो टोटल 10 प्रोटॉन्स हैं। 10 के 10 प्रोटॉन्स क्योंकि सिमिलर हैं, सबके सब आपने NMR पढ़ा होगा, जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। जो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा वो इक्विवेलेंट है विद दिस विद दिस विद दिस, ये जाके सबके सब इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। इसके साथ भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, सेम प्रोटॉन्स है। इसलिए जब आप फेरोसिन का H1NMR देखते तो ओनली 1 पीक इक्विवेलेंट टू 10 प्रोटॉन्स। तो एक अगर आप H1NMR करेंगे, इसका H1NMR इज इक्वल 10 हाइड्रोजन इक्वल टू 1 सिग्नल। ठीक है, एक ही सिग्नल आपको मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप कार्बन 13 भी करेंगे तो उसमें भी आपको बेटा मिलेगा ओनली 1 सिग्नल। ठीक है, 1 सिग्नल। तो जब आप इसका स्पेक्ट्रा देखेंगे तो H1NMR में भी एक ही सिग्नल आएगी, कार्बन 13 में भी एक सिग्नल आएगी फॉर फेरोसिन। ठीक है, तो और एक इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर के रिलेटेड है कि इट इज ऑरेंज क्रिस्टलाइन। ऑरेंज है ये, ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है बेटा, ऑर्डर जो इसका है, ऑर्डर इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैम्फर। ऑर्डर इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैम्फर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फेरोसिन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फेरोसिन जो है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फेरोसिन इज इक्वल टू 173 डिग्री सेल्सियस। फेरोसिन इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन जो होता है वो होता है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, जो इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन होता है वो होता है गैसियस फॉर्म में। इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन होता है गैसियस फॉर्म में। और एक इंपॉर्टेंट बात, फेरोसिन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक में कभी भी एडिशन नहीं होता है। ऑल्दो इट इज
unsaturated, but it cannot give any addition reaction. Just like बेंजीन या एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड्स आपके पास हैं वो जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही दिखाते हैं. सिमिलरली इट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन बेंजीन. अब कैसे, ये कैसे इलेक्ट्रोफिलिक है ज्यादा बेंजीन से, आप देखिएगा बेटा, आप ये पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फेरोसिन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. फेरोसिन सब जो भी है, मैं यहाँ पे जाके फेराडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, जो भी आप है, क्लोरिनेशन वगैरह सब ये दिखाता है. फेरोसिन undergo electrophilic substitution. Electrophilic substitution. Electrophilic substitution. Reaction faster than benzene. Faster than benzene. कोई बताएगा कैसे? बेंजीन से ज्यादा दिखाता है फास्ट. अब देखिएगा बेटा एक्चुअली क्या है, जो बेंजीन में है, अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रोफिलिक है तो इलेक्ट्रॉन लविंग ये है, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका. और इसी तरीके से आपके पास है ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन जो है वो इस तरीके से. अब देखिएगा बेटा इसके पास देखिएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है. यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन में, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन के पास है. 6 इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन के पास है. 6 इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन के पास है. तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो 6/6 कितना हो गया, 1. तो इसका मतलब 1%. तो हर एक के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो है 1%, या 100% आप मान सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है. इंटू 100 तो होता है 100%. ठीक है, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक के पास बराबर होगा, मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ. तो 6 इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन के ऊपर, इसका मतलब 1% हर एक इक्वली है. ये यहाँ पे जाके इलेक्ट्रोफिलिक डेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 1% है. अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6. 6 इलेक्ट्रॉन है मगर कार्बन है 5 ही. 6 इलेक्ट्रॉन है मगर कार्बन कितने हैं, 5. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6/5 5 में डिस्ट्रीब्यूट करने तो 1 ऑलमोस्ट 5 5 पॉइंट, जहां जाएगा 2 5 1 5 2 10. तो 1.2% है हर एक कार्बन के ऊपर. हर एक कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो है 1.2%. यहाँ पे हर एक कार्बन के ऊपर 1% है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर ज्यादा है, तो फेरोसिन, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन दिखा रहा है फास्टर देन बेंजीन. रीजन इज दिस, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस फेरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ बेंजीन. तो ईच कार्बन के ऊपर जो है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है बट 5 ही कार्बन है, तो 1.2% कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1% है. तो ये रीजन है कि फेरोसिन क्यों दिखा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर देन दैट ऑफ बेंजीन. तो ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ हम नहीं जाएंगे इस वक्त, बट थोड़ा सा आप याद रखेंगे क्योंकि ये काम में आएगा आपको. अगर आपका क्लास स्टार्ट हुआ आप वो वाले क्लास ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो एमो डायग्राम जो होगा मेटलोसिन का, आपको इतना ही याद रखना है आज के लिए, मतलब इस यूनिट के लिए, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन हमें देनी है, हमें ज्यादा इसके बारे में नहीं बताना है. बॉन्डिंग वगैरह जो भी है, रिएक्शन के बारे में, प्रेपरेशन के बारे में, बहुत बड़ा टॉपिक है. मेटलोसिन अपने आप में एक यूनिट है, साइक्लिक पॉलीन जिसको बोलते हैं, इसलिए जाके मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा. जो चीज आपको इस वक्त जरूरत है वो बताऊंगा जरूर. तो अगर आप देखेंगे ये एमो डायग्राम ऑफ मेटलोसिन, एमो डायग्राम ऑफ मेटलोसिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको सिंपल वे में आज जो मुझे बताना है वो मैं सिंपल बताऊंगा, जो आपको चाहिए भी. इसका जो आपको ये वाला चीज चाहिए इसमें कि अगर आप देखेंगे, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके पास एस भी है. एस का जो यहाँ एस एक ऑर्बिटल है, इसी तरीके से पी आपके पास 3 ऑर्बिटल हैं, डी आपके पास कितने हैं, 5 ऑर्बिटल है. टोटल आपके पास 9 ऑर्बिटल है. तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, आपको कितना यहाँ पे जरूरत है, आपको क्या क्या इसमें जरूरी है, वो आप सिर्फ मेटल जो आपके पास टोटल जो मेटल जिस डी ऑर्बिटल है उसकी कैसे यहाँ पे जाके किस तरीके से इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम है वो आपको बताना जरूरी है. बाकी यहाँ पे जरूरत आपको नहीं है. तो वो इस तरीके से है बेटा. देखिएगा इसमें जो एनर्जी है, पहले सबसे पहले है dx² y² और dx/y की सेम है. फिर है dz² हाईएस्ट एनर्जी पे, उससे हाईएस्ट एनर्जी पे कौन सा बचेगा, dyz एंड dzx. ये है आपको यहाँ पे जो एनर्जी लेवल डायग्राम में इसमें आपको
मैं दिखाऊंगा एनर्जी लेवल डायग्राम। देखो बेटा क्या क्या आता है, आपको यहाँ से दिखेगा। ये A1G है सबसे पहले, फिर है A2U। मैं सिर्फ ये एनर्जी लेवल डायग्राम ऊपर दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से E1G है, E1G मतलब डबली रीजनरेट। तो इसी तरीके से E1U, यहाँ पे E आएगा, वहां पे डबली रीजनरेट होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो E2G, फिर A1G, ठीक है। आगे बढ़ेंगे E1G स्टार, फिर E2U स्टार, E2U स्टार, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे A1G स्टार, आगे E2G स्टार, A2U स्टार। मैं यहाँ तक ही जाऊंगा, ठीक है। आपको क्या चाहिए वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो बेटा, आपका जो यहाँ पे आपको जो पता होना चाहिए वो यहाँ से है, बस ये आपका काम का है, बाकी हमें किसी चीज कुछ नहीं करना है। अब आप बोलेंगे सर क्यों, वो मैं बताऊंगा आगे आपको कि इसमें क्यों आपको बाकी चीजों की तरफ ध्यान नहीं रखना है। देखो ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये 2 है यहाँ पे, ये 2 है, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो जो 6 है यहाँ पे, ये वाले जो 6 ऑर्बिटल्स हैं ये आपके फिल होते हैं किससे, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल से। लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल, जैसे हमने पहले भी बताया कि दीज 6 ऑर्बिटल्स आर फिल्ड बाय द लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल। और ये यहाँ पे जो ये वाला है ये आपका है dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dxy, ये आपका है dz। हमारी क्लास में। हाँ बेटा आप लीव कर लो, आप लीव कर लो मेरा क्लास, मैं भेजूंगा वो ये, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है, आप लीव कर लो बेटा। तो ये वाला आपका है dz और dzx, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास है, ये जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये फिल होंगे किससे, लिगेंड से, तो ये हमेशा फिल्ड होंगे। अब मसला होगा कि यहाँ पे वेनेडियम होगा, यहाँ पे क्रोमियम होगा, यहाँ पे मैग्नीज होगा, यहाँ पे आयरन होगा, कौन सा होगा, उसमें कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे फिलिंग होगी, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगी, फिलिंग होगी। तो ये चीज आपको बेटा पता होना चाहिए। मैं कुछ यहाँ पे मेटलोसिन की बात करूंगा, बस ये चीज आप याद रखेंगे, ये वाला पोर्शन कुछ अगर याद नहीं रखेंगे, बस ये पोर्शन याद रखिएगा। और ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो है इसमें इतना आपको जरूरी याद रखना होगा। तो मैं आगे बढ़ूंगा बेटा, ठीक है। तो मैं कुछ बातें और बताऊंगा इसके बारे में और बस इसको खत्म करेंगे। फॉर एग्जांपल Cp2V, वह यहाँ पे ये वेनेडियम है, तो Cp ऊपर और नीचे यहाँ पे है, इसका जो कलर है वो है पर्पल, पर्पल कलर है। 167 इज द मेल्टिंग पॉइंट। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको देखने होंगे। देखो बेटा, मैं यही 3 यहाँ पे बनाऊंगा, एक यहाँ पे E2G, यहाँ पे आपका A1G और E1G स्टार। इसकी फिलिंग जब होगी तो यहाँ पे कितने होंगे टोटल, वेनेडियम में कितने हैं, सिकेंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, सिकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम हो गए 3 और 2 5 हो गए वो। तो यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे किस तरीके से आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो आएंगे 15 और 2 आएंगे आपके अनपेयर्ड, क्योंकि इसके 10 है और इसके 5 है, टोटल हो गए 15। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब आप फिलिंग करेंगे इसमें तो आपको 3 रिमेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बोहर मैग्नेट्रॉन आप जब निकालेंगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो 3.87। इसी तरीके से आप देख सकते हो Cp2 क्रोमियम, इसका कलर जो है वो है रेड, मेल्टिंग पॉइंट है 173 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आप देखेंगे इसकी टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में है, तो इसमें जाके 2.83। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे आप Cp2Fe, ये इसका जो कलर है मैंने भी बताया आपको, ऑरेंज है। और यहाँ पे इसका जो ये है 173 डिग्री सेल्सियस, बट इसका 18 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, 0 डायमैग्नेटिक है ये, इसलिए इट इज मैग्नेटिक मूवमेंट इज 0। ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू, मैं म्यू बता रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आगे और एक बता दूंगा, Cp2CO, इसका ब्लैक पर्पल है कलर, 174 डिग्री सेल्सियस और 19 है, 1 अनपेयर्ड है, और यहाँ पे होगा 1.73। तो Cp2NiV है, इसका जो कलर होगा वो होगा ग्रीन, 173 डिग्री सेल्सियस और 20 और 2 यहाँ पे 2.83। तो ये है यहाँ पे आपको डिफरेंट मेटलोसिन्स के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। और आप इसको निकाल सकते हो यहाँ पे एक एक करके, होमो लूमो,
देखो बेटा, इसका होमो लोमो जब आप देखेंगे तो आपको टोटल 15 है इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने आपको एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाई। तो इसमें आपको या तो E2G आएगा आपका होमो E2G, या तो A1G यहाँ पे। इसके हिसाब से आप यहाँ पे फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा इस वक्त, क्योंकि जरूरत भी नहीं है। तो आगे कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके से ये यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे बता सकते हो। ये मुझे दिखा रही है, चलो मैं क्वेश्चन चेक करूंगा, शायद ये पूरी शर्मा कालिया पे है जो उसने मुझे भेजा है। MO8 MO6 CL84+। आई विल चेक दिस। मैं इसको चेक करूंगा और इसका आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।